हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव जनन का 8वां भाग, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों पर। आओ बच्चों शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको भरना है। ठीक है, तो बच्चों मानव खालिस्तान उत्पत्ति वाला है, इसमें अपन को भरना है कि ये अलैंगिक या फिर लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है, क्या है। ठीक है ना, तो बच्चों जो मानव होता है वो क्या होता है बच्चों, मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है। ठीक है, मानव है उसमें क्या होता है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, तो मानव क्या होगा बच्चों, मानव है वो लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों मानव खालिस्तान है। ठीक है, इसमें से बनना है अंडपरजक, सजीव परजक, अंड जरायुज। ठीक है ना, इनमें से कोई एक खालिस्तान में बनना है। मानव क्या है, तो बच्चों क्या है, मानव है वो क्या है, सजीव परजक प्राणी है। ठीक है, तो मानव सजीव परजक प्राणी है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव में खालिस्तान निषेचन होता है, तो बच्चों मानव में कौन सा निषेचन होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अगले प्रश्न की। नर एवं मादा युग्मक खालिस्तान होते हैं। बच्चों जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। युग्मनज खालिस्तान होता है, तो देखो बच्चों नर और मादा युग्मक है वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, लेकिन वो युग्मनज कब बनता है, जब नर और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, तो जो युग्मनज होता है वो क्या बनता है बच्चों, युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है ना, नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं, लेकिन युग्मनज जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। बच्चों एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताओ तो क्या कहलाती है बच्चों, अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग खालिस्तान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है बच्चों, जो अंडोत्सर्ग की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो बताओ, हमने ये पढ़ा है पहले, क्या कौन सा हार्मोन है वो बच्चों, वो हार्मोन है LH हार्मोन या फिर क्या कहे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है बच्चों, वो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को कहते हैं। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि नर और स्त्री के युग्मक का संलयन क्या कहलाता है बच्चों, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब निषेचन खालिस्तान में संपन्न होता है। बताओ बच्चों, जो निषेचन है वो कहाँ संपन्न होता है, तो बच्चों निषेचन है वो कहाँ संपन्न होता है, अंडवाहिनी में। कहाँ संपन्न होता है बच्चों, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न क्या है, युग्मनज विभक्त होकर खालिस्तान की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतःरोपित होता है। युग्मनज है वो विभक्त होकर, विभाजन करके क्या बनाता है बच्चों, किसकी रचना करता है वो पूछा जा रहा है, और क्या वो क्या करता है, वो गर्भाशय में अंतःरोपित होता है। किसकी रचना करता है बच्चों, युग्मनज विभक्त होकर किसकी, कोरक पुटी की रचना करता है। किसकी बच्चों, कोरक पुटी। ठीक है, और ये जो कोरक पुटी होता है यही क्या होता है, गर्भाशय में अंतःरोपित होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना या फिर संरचना को क्या कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, जो भ्रूण और क्या है, गर्भाशय के बीच में जो संपर्क बनाता है वो वाली रचना क्या कहलाती है बच्चों, वो रचना अपरा या फिर प्लेसेंटा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अपरा या फिर प्लेसेंटा। ठीक है, अब बात आती है अगले प्रश्न की, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। किसका आरेख बनाना है बच्चों, पुरुष जनन तंत्र का आरेख बनाना है। तो चलो देखो, तो ये जो आरेख है किसका है बच्चों, ये पुरुष जनन तंत्र का आरेख है। देखो समझते हैं इसको। तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है,
ये कहलाती है शिश्न या फिर पेनिस। ठीक है बच्चों, और ये जो शिश्न है इसका जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? शिश्न मुंड कहलाता है। ठीक है, और ये जो शिश्न मुंड होता है इसके ऊपर क्या होती है बच्चों? एक ढीली त्वचा होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अग्रछद कहा जाता है या फिर कहे कि फोरस्किन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है ना बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या होता है नर जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या होती हैं? सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं को दिखाया गया है। ठीक है ना, कौन कौन सी है देखो, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथि है ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्राशय। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना है ये क्या हो गई बच्चों? ये संरचना कहलाती है मूत्राशय। ठीक है ना, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो नर जनन तंत्र होता है, बताओ नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? बताओ तो क्या होता है बच्चों? वृषण। तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? वृषण कहलाती है। और हमने पढ़ा है कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें कितने बच्चों? एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण यानी कि 2 वृषण। ठीक है, तो ये जो संरचना है क्या कहलाती है बच्चों? वृषण कहलाती है। ठीक है, और वृषण है इसके अंदर क्या क्या होती है? हमने पढ़ा था जो वृषण होता है वृषण के अंदर कितनी बच्चों? वृषण के अंदर लगभग 250 पालियां होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है वृषण की पालिकाएं। ठीक है, वृषण पालिकाएं। ठीक है बच्चों, अब आता है ये जो वृषण होता है इसके अंदर क्या होती है? वृषण जालिका होती है। ठीक है, और वृषण जालिका से ऊपर क्या होती है? शुक्र वाहिका होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना क्या कहलाती है? अधिवृषण कहलाती है। ठीक है, और ये जो अधिवृषण है ये ऊपर की तरफ किसमें खुलता है बच्चों? शुक्र वाहक के अंदर खुलता है। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? मूत्र वाहिनी। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी है बच्चों? ये है नर जनन तंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? अब किसका आरेख बनाना है? स्त्री जनन तंत्र का आरेख देखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों शुरू करते हैं। तो इसकी बात हमने पहले भी कर ली है बच्चों, आज फिर बात करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों? उसके अंतर एक जोड़ी क्या आते हैं? अंडाशय। ठीक है, एक जोड़ी अंडवाहिनी, गर्भाशय और क्या आते हैं? योनि आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो संरचना है ये संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है अंडाशय। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, और जो अंडाशय होते हैं वो किससे बच्चों? जो अंडाशय होते हैं वो श्रोणी भित्ति से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये संरचना तो हो गई अंडाशय। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि एक जोड़ी अंडवाहिनी भी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना है ये संरचना क्या कहलाती है? अंडवाहिनी। ठीक है, ये जो संरचना है ये क्या हो गई? अंडवाहिनी। ठीक है, अब ये अंडवाहिनी हो गई। अब हमने पढ़ा था कि अंडवाहिनी का जो आगे का भाग होता है वो कीप के जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कीपक कहते हैं। ठीक है, और ये जो कीपक होता है ठीक है इसके ऊपर क्या होते हैं बच्चों? इसके ऊपर अंगुली जैसे पक्षेप लगे हुए होते हैं। अंगुली जैसे पक्षेप लगे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें झलरी, ये जो देख रहे हैं आप ठीक है ना, उंगली जैसे प्रक्षेप है ये क्या कहलाते हैं? जलरी या फिर झालर या फिर फिम्बरी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है? ये जो कीपक होता है ये कहाँ? एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एम्पुला या फिर तुम्बिका कहा जाता है। ठीक है, और ये जो तुम्बिका है ये आगे एक सकड़े पथ में खुलती है जिसे क्या कहा जाता है? संकीर्ण पथ कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके भाग हैं? ये तीनों भाग हैं किसके बच्चों? अंडवाहिनी जो होती है उसके भाग हैं। कौन कौन से? कीपक, तुम्बिका और क्या बच्चों? संकीर्ण पथ या फिर कहे स्थमस। ठीक है ना, ये किसके भाग है? अंडवाहिनी के भाग है। ठीक है बच्चों, हमने अंडाशय की बात कर ली, अंडवाहिनी की बात कर ली। अब ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है बच्चों? ये संरचना कहलाती है गर्भाशय। ठीक है, और ये जो गर्भाशय है इसमें क्या होते हैं बच्चों? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी स्तर होता है ये जो स्तर है ये क्या कहलाता है बच्चों? ये परिगर्भाशय कहलाता है। सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? परिगर्भाशय कहलाता है। ठीक है, अब जो मध्य का स्तर है ठीक है ना, जो परिगर्भाशय से अंदर की तरफ का जो स्तर है, जो मध्य का स्तर है वो क्या कहलाता है बच्चों? गर्भाशय पेशी स्तर कहलाता है। ठीक है, और आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये क्या कहलाती है बच्चों? ये जो स्तर है ये सबसे आंतरिक स्तर है। ठीक है, और ये क्या है? गर्भाशय अंत स्तर है। और ये क्या होता है बच्चों? ग्रंथिल स्तर होता है। ठीक है, गर्भाशय की बात कर ली हमने।
हमने। अब ये जो संरचना है ये क्या हो गई, गर्भाशय की गिरवा हो गई बच्चों, ठीक है। और ये क्या हुआ, गर्भाशय की जो गिरवा जो गर्भाशय की जो गिरवा होती है उसके नीचे क्या होता है, गिरवा नाल होती है। और ये जो गिरवा नाल है ये एक गुहा में खुलती है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे योनि कहा जाता है, ठीक है। तो हमने किसकी बात करी है बच्चों, ये मादा जनन तंत्र का आरेख है, ठीक है। अब बात आती है अगले प्रश्न पर कि वर्ण क्या है, प्रश्न वर्ण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक दो प्रमुख कार्य लिखे। प्रत्येक के दो प्रमुख कार्य लिखने हैं, जो वर्ण है और जो अंडाशय है, ठीक है ना, इनके दो कार्य बताने हैं। क्या क्या कार्य है, चलो देखो कि सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वर्ण के कार्य की बात करेंगे। वर्ण के कार्य क्या होते हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है ना। जो वर्ण होता है वो क्या होता है बच्चों, वर्ण होते हैं वो पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है। और जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, वो युग्मकों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। युग्मक जो वर्ण है तो ये किसका निर्माण करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, यानी कि किसका निर्माण करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चों। फिर इसका दूसरा काम क्या है कि वर्ण में स्थित अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये जो वर्ण है ये क्या करता है, इसमें क्या होती है, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या नर हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है, ठीक है बच्चों। जिसके कारण क्या होता है, नर में क्या होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अंडाशय की। अंडाशय का क्या काम होता है, तो बच्चों अंडाशय भी क्या होता है, अंडाशय है वो मादा का क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो ये भी किसका निर्माण करेगा, अंडाशय है ये भी किसका, मादा युग्मक का निर्माण करेगा, यानी कि किसका बच्चों, अंडाणु का निर्माण करना इसका काम हो गया, पहला काम, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या काम होता है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है, ठीक है ना। कौन से हार्मोन का बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है, जिससे क्या, जिससे मादा में क्या आते हैं बच्चों, द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की बात हम करते हैं, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। शुक्रजनक नलिका की बात करनी है, ठीक है ना। जो शुक्रजनक नलिका होती है उसकी जो संरचना है उसकी बात हम करते हैं। तो चलो बच्चों, शुक्रजनन नलिका की संरचना, वर्ण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को शुक्रजनन नलिका कहते हैं, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, शुक्रजनन नलिका की संरचना की हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ण की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे शुक्रजनन नलिका कहते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ण पालिका में 1 से 3 अतिकुंडलित एक दूसरे से सटी पतली नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं वो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, इनकी संख्या वर्ण पालिका में कितनी, वर्ण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 होती हैं। और ये क्या होती है बच्चों, ये अति कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। अब देखो ये जो संरचना है इसमें हम दिखते हैं क्या, ये किसकी संरचना है बच्चों, ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये जो डायग्राम है ये बच्चों शुक्रजनन नलिका का डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं, ठीक है, या फिर कहें कि शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। और यही वो कोशिकाएं होती हैं, यही वो सेल्स होती हैं, ये जो संरचना है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहलाती है, ठीक है ना। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही होती हैं जो क्या करती हैं बच्चों, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या होती हैं बच्चों, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका क्या काम होता है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। तो जो सर्टोली कोशिकाएं उनका काम क्या हो गया, पोषण प्रदान करने का काम इनका हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो स्थान है ये अंतराली अवकाश है इनके अंदर, और जो अंतराली अवकाश है उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती हैं बच्चों, और इसमें रुधिर वाहिकाएं पाई जाती, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, प्रत्येक शुक्रजनन नलिका, क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक शुक्रजनन नलिका है उसके चारों ओर ट्यूनिका प्रोपिया नामक झिल्लीनुमा आवरण होता है और इसके भीतर एक स्तरीय जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है। और इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन अर्थात शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु बनते हैं, ठीक है ना। और बच्चों इसी स्तर पर क्या बच्चों, मुग्धाकार, कैसी मुग्धाकार संरचनाएं स्थित होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं बच्चों, ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती
करती हैं, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में क्या होते हैं बच्चों, शुक्रजनन नलिकाएं हैं उनके बीच में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, जो अंतराली कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें लैडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लैडिंग कोशिकाएं या फिर जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या बनते हैं बच्चों, इनमें नर हार्मोन बनते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, ठीक है। अंतराली कोशिकाएं या फिर लैडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, ये बच्चों नर हार्मोन बनाती हैं, ठीक है। और नर हार्मोन से फिर क्या होता है, वो जो नर हार्मोन है वो नर के अंदर कौन से लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या करता है, उनका विकास करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि शुक्रजनन नलिकाओं से पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जिन्हें शुक्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। और वृषण के अंदर ये नलिकाएं आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वृषण जालक कहते हैं, ठीक है। और ये जालक एक कुंडलित नलिका प्रारंभ होती है, ठीक है। ये जो जालक है इससे क्या होती है बच्चों, एक कुंडलित नलिका क्या होती है, प्रारंभ होती है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे अधिवृषण कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने अभ्यास प्रश्नों की बात करी है, इसके आगे के अभ्यास प्रश्न हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।